तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश्वर में। तो आज से आप लोगों की क्लास 9th की मैथ की क्लास हमने स्टार्ट कर दी हुई है। तो आज से हम क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर क्या है? क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ये क्या होता है? नंबर सिस्टम। तो जिसमें हमारा क्या है? नंबर्स का खेल होता है। तो तो आप लोग दोस्तों हाँ, तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आप लोगों को समय के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग हमसे अपडेटेड रहें। तो जब भी क्लासेस अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए क्लास की अपडेट मिल जाए। तो चलिए आज हम क्या स्टार्ट करते हैं? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। अब हम जानेंगे किसके बारे में? संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए हम इससे पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बेसिक जानते हैं। तो इसकी बेसिक्स क्या है? सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है अपनी प्राकृत संख्या। तो चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें दोस्तों। तो चलिए, तो क्या है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो चलिए हम किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो देखिए इसके एग्जांपल क्या है? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, ऐसे सोन कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है या नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब देखिए, अब अगला क्या है? पूर्ण संख्या। देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। चलिए नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना, पूरा डिटेल में नहीं लिखते। NUMBER। तो होल नंबर क्या होता है? यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में कहां से? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहां से? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को, जीरो, एक, दो, तीन, सो ऑन कहां तक? अनंत तक। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाई? पूर्ण संख्या। और एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए इसी में हमसे यदि कोई पूछ ले, तो यदि हमसे इसमें क्या पूछ ले कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारी पूरी प्राकृत संख्या क्या है? समाहित है। यदि इसी का विपरीत कोई पूछ ले कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या में जीरो आता है वो क्या प्राकृत संख्या के अंतर्गत है? नहीं है। तो यदि कोई पूछ ले कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारी पूरी प्राकृत संख्या समाहित होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब चलिए अगला चलते हैं। तो अगला देखिए पूर्णांक क्या होता है। अगला अपना क्या है? पूर्णांक।
देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक या इसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या कहते हैं? इंटीजर। अब देखिए चलिए देखिए पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हमारी पूरी की पूरी ऋणात्मक की संख्या और पूरी की पूरी धनात्मक की संख्या, तो जैसे देख लिए -3, -5, ऐसे नहीं। आप लोग देखिए जैसे ठीक है -5, -7, 6 और 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी संख्याएं, ये सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। हमने पूर्णांक की परिभाषा क्या बताई कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए इसके आगे सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या अर्थात इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती हैं। तो इवन नंबर के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सोवाना से चलता जाएगा। अब देखिए अगला क्या आता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्या होती है विषम संख्या। तो विषम संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? विषम संख्या के अंतर्गत 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता जाएगा। ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो इतनी बात समझ में आई। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या है, किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो क्या है भाज्य संख्या? देखिए भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं। तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या की हमने क्या परिभाषा बताई कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं किसका? 15 का। तो 15 क्या है? 15 किससे किससे विभाजित होता है? 15 एक और स्वयं से तो होगा ही होगा, किससे? एक और स्वयं से। अब देखते हैं इसके अलावा किससे किससे विभाजित होगा। तो अब देखते हैं ये किससे? 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। और किससे किससे होगा? 3 और 5 से। तो ये हमारी संख्या एक और स्वयं अर्थात एक और 15 के अलावा किससे किससे विभाजित हुई? 3 से हुई और 5 से हुई। तो ये हमारी संख्या कैसी कहलाई? भाज्य संख्या कहलाई। क्या कहलाई? हमारी भाज्य संख्या कहलाई। अब इसी तरह मान लो कि जैसे 12 हो गया, 9 हो गया, है ना, 18 हो गया, इसी तरह की संख्याएं ये सब क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आई होगी। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। अब चलिए अभाज्य संख्या के बारे में चलते हैं। किसके बारे में? अभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए
देखिए अभाज्य संख्या, तो जैसे अभाज्य से स्पष्ट क्या, अभाज्य, ये क्या थी, भाज्य, अर्थात जो विभाजित होने वाली थी, ये क्या थी, भाज्य थी। अब अभाज्य अर्थात ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने क्या परिभाषा बताया आप लोगों को, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों की इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में जैसे आप लोग देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 11 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, इसी तरह की ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। ये किससे विभाजित होती हैं, एक और स्वयं से। जितनी भी संख्याएं एक और स्वयं से तो विभाजित ही होंगी, लेकिन ये संख्याएं क्या किसी और दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, इसके आगे। तो अब चलिए हम देखते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होती है, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या हमने बताया कि जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जहां p और q, जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम क्या लिख दें, जैसे हम लिख दें 5/2। तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि ये किसके रूप में लिखी हुई है, p बटे q के रूप में लिखी हुई है। p का मान भी पूर्णांक है और q का मान भी पूर्णांक है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को p को अंश और q को हर। इसको क्या बोला जाता है, ये होता है अंश कहलाता है, और नीचे वाली संख्या हर क्या कहलाती है, हर कहलाती है। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए, क्या कोई संख्या यदि 4 लिखी है तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए। हाँ है। क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इससे हमारी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है कि हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के हम बटे में 1 लगा के लिख सकते हैं। तो बटे 1 लिखने से किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात 4 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि मान लीजिए हम इसको किसके रूप में लिखें, √9 के,
तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 3। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या क्या है। तो चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या होती है, जिसे हम किसके रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में जिसे ना लिखा जा सके, वे संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आती है, सबसे पहले तो जिसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अर्थात जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना हो, तो वे संख्या किसके अंतर्गत आती हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। कौन सी संख्या, जिसका अपूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे किसका, जैसे मान लो √2, √2 ये क्या किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं है। जैसे √3 ये भी नहीं है। जैसे √5, ठीक है। √4 क्या है, परिमेय है, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग है, उसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में। क्यों, इसको भी बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या शर्त रखी है परिमेय संख्या के लिए, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन जो ये रूट में संख्याएं हैं ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक की परिभाषा हमने क्या बताई हुई है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता, पूर्णांक कहलाता है। तो ये क्या है, ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक के अंतर्गत है, ये काहे में है, रूट में है। किसमें है, रूट में है। तो ये क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, किसी भी संख्या की पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगी, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। और पाई का मान भी क्या आएगा, पाई, पाई, पाई भी किसके अंतर्गत आएगी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। इसका मान क्या होता है, 22/7, 22/7। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3.141, ऐसे चलता जाएगा, है ना, अनंत तक, ये रुकेगा नहीं। तो और यदि मान लो किसी संख्या का, चलिए, तो आई होप, आशा करता हूं कि आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी, आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। क्या देखते हैं, प्रश्नावली 1.1। देखिए चलिए देखते हैं किसके बारे में, प्रश्नावली 1.1 के बारे में। किसमें, प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, हाँ तो अब देखिए कि हमारा प्रश्न क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए शून्य क्या है, देखिए जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे एक, जीरो बटे एक। देखिए p बटे q, तो जीरो बटे एक के रूप में, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे एक के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे हमारी संख्या क्या है कि यह क्या कहता है, क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और शून्य एक परिमेय संख्या भी है, क्यों है, क्योंकि p पूर्णांक है जहां q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, परिमेय संख्या की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखिए p क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक जीरो के अंतर्गत आता है, हाँ आता है। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, p बराबर जीरो तथा q बराबर एक है, q बराबर क्या है, q बराबर एक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। तब हमारी ये किसकी, परिमेय संख्या की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ। हल में क्या लिखेंगे, हाँ, हल में लिखेंगे हाँ, हाँ क्या है, हाँ। तो हमने क्या लिख दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या के रूप में, जीरो बटे एक के रूप में। किसी भी संख्या के हम बटे में एक लिख दें तो उसका कोई फर्क उस संख्या पे नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में एक का गुणा दे दिया जाए या एक का भाग कर दिया जाए तो उसका कोई इफेक्ट हमारी संख्या पे नहीं पड़ता। तो हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। और जहां q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q जीरो के बराबर नहीं, q का मान क्या है, एक है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अपना दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या निकालने के लिए तो जितनी परिमेय संख्या बोले तो उसमें एक जोड़ दें। क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, फिर अंश और हर में उस संख्या का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए हमको कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1 लेंगे, माना 6 प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 7 हुआ। तो अब 7 का अंश तथा हर दोनों जगह में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो हमारी संख्या दी हुई है तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में इस 7 का गुणा कर देंगे दोनों संख्या में। तो देखिए अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो ये हमारी संख्या क्या है, 3 है। इसमें क्या लिख देंगे, 7 बटे 7। अब देखिए हमारी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 4। तो इसको भी क्या लिख देंगे, 7 बटे 7। अब देखिए अब इसका गुणा करने पर क्या आया, 7 त्रिक 21 बटे 7, और ये क्या है, 7 चौक 28 बटे 7। तो हमारी संख्या क्या क्या आई, 7 त्रिक 21 बटे 7 और क्या है, 7 चौक 28 बटे 7। अब देखिए इनके बीच की कितनी निकालनी है, 6। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच की संख्या निकालने के लिए देखिए तो आगे कैसे लिखेंगे, 22 बटे 7। कैसे लिखेंगे, 22 बटे 7। इसके आगे की संख्या इनके बीच की, तो इसके बीच की संख्या क्या है, 22 बटे 7 है। फिर क्या है, 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। अब देख लीजिए हमको 6 संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई इनके बीच की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या मिल गई, 6 संख्या मिल गई इनके बीच की। तो यही बोला है कि हमें 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 निकालना है। जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए उसमें एक जोड़ के अंश और हर में उस संख्या का गुणा कर देंगे
और उनके बीच की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे हमने क्या किया कि 3 में इसमें देखिए कितने निकालने थे 6, तो 6 में 1 जोड़कर क्या बनाया 7, और फिर जिस संख्या का हमको निकालना है, क्या निकालना है, जिन बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो उनमें अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, जितनी संख्या निकालना है उसमें जोड़कर, कितनी निकालनी 6, तो उसमें 1 जोड़कर बनाए तो कितनी 7। अब देखिए तो हमारी इनके बीच की कितनी संख्या मिल गई, 6 परिमेय संख्या मिल गई। किसके किसके बीच, 21/7 और 28/7, 21/7 और 28/7 इनके बीच की 6 परिमेय संख्या, कितनी 6 परिमेय संख्या हमको मिल गई। इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या निकालना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो हमने क्या बताया कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमको कितनी निकालनी है, 5, तो उसमें एक प्लस करके संख्या हमारी क्या बनेगी, 6। फिर जो प्लस करने पर संख्या है उसको अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए कितनी निकालनी है हमको, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, 5 + 1 बराबर क्या लिखेंगे, 6। 5 + 1 = 6। तो अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, 6 का। किसका कर देंगे, 6 का। तो अब देखिए 3/5 इसमें गुणा किसका करेंगे, अंश और हर में 6 का कर दिए। अब देखिए दूसरी क्या है अपनी, 4/5, इसमें भी किसका गुणा करना है, 6/6 का। अंश और हर में दोनों में करना है 6 का। किसका, अंश और हर में दोनों में 6 का गुणा करना है। तो अब हमने कर दिया, तो हमारी संख्या क्या बनी, 3 × 18 और 5 × 30, फिर 6 चौको 24 और 5 × 30। अब हमारी संख्या क्या बनी, 18 और 30 और 24/30। अब इनके बीच हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। अब देखिए इनके बीच हमारी 5 परिमेय संख्या निकल आएंगी। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसके बीच अगली संख्या क्या लिखेंगे, 19/30, 20/30। इनके बीच की ही लिखना है, इनके आगे की नहीं लिखना है, ना तो पहले की लिखना है। किसके, 18/30 और 24/30 के। फिर 20/30 आया, फिर 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। अब देखिए हमको कितनी मिली, 1 2 3 4 5, कितनी मिल गई, 5 परिमेय संख्या मिल गई। किसके किसके बीच, 18/30 और 24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्या मिल गई हमको, 5 परिमेय संख्या। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमको कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर से हम आपके डाउट की क्लास लाएंगे और आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। आज हम लोगों को 9th क्लास का पहला दिन था, तो हम लोग आज इतने यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।
तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।